नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस पर किसान बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ अनिका आर्यन। सबसे पहले डाल लेते हैं खास खबरों पर एक नजर। उत्तर प्रदेश में 46 साग सब्जियों को मिली मंडी टैक्स से छूट। आलू, टमाटर जैसी 7 सब्जियों पर ही देना होगा टैक्स। उधर राजस्थान ने लगाया 2% मंडी टैक्स। सेस के विरोध में किसान और कारोबारी। हरियाणा ने शुरू की मेरा पानी मेरी विरासत योजना। धान की जगह मक्का, दाल उगाने पर किसानों को प्रति एकड़ पर 7,000 रुपए मिलेंगे। योजना में 40 मीटर से नीचे भूजल वाले 8 ब्लॉक शामिल। आंध्र प्रदेश में किसानों ने सड़क पर फेंकी सब्जियां। पुलिस पर मंडी जाने से रोकने का आरोप। वहीं यूपी में बारिश और लॉकडाउन ने प्याज किसानों को किया बदहाल। राजस्थान के बाड़मेर, जैसलमेर में लौटा टिड्डियों का संकट। जाड़े की तरह तबाही होने की आशंका गहराई। पंजाब में भी सक्रिय हुआ टिड्डियों का दल। और अब खबरें विस्तार से। राजस्थान सरकार ने मंडी नियमों में बदलाव करते हुए फसलों पर 2% सेस यानी उपकर लगा दिया है। इससे किसानों और व्यापारियों में नाराजगी है। श्री डूंगरगढ़ में उपज मंडी में व्यापारियों ने दोपहर बाद सांकेतिक प्रदर्शन किया और एसडीएम को मुख्यमंत्री के नाम मांग पत्र सौंपा। व्यापारियों ने 2% सेस को तत्काल वापस लेने की मांग की है। उपजों के जो वर्तमान में भाव चल रहे हैं मंडियों में, उनके गिरने की संभावना बढ़ सकती है। जब तक इसको परीक्षित नहीं किया जाएगा तब तक किसी भी प्रकार का टैक्स का निर्धारण, टैक्स की बढ़ोतरी, ये किसानों के लिए नुकसान की आशंका पैदा कर सकती है। इसलिए पहले सरकार को इसका परीक्षण करना चाहिए। 2% का मायना होलसेल में बहुत बड़ा रखता है और इसी का कारण है कि आज सारा व्यापार चौपट होने की स्थिति में पहले ही था। इन्होंने 160 मंडी टैक्स लगा रखा था। हम बराबर कह रहे थे कि इस मंडी टैक्स को कम करो और ताकि हमारी मिलें चलें। हमारी मिलें बंद हो रही हैं। हमारी 1700 तेल मिलें थी, 1000 आई, 800 रही, 500 रह गई। और इसी तरह से हमारी दाल मिलें थी 1200 के करीब, घटती 300 के कगार पे आ गई। तो ये पहले ही इतना दबाव था इन पर और अब इससे ज़्यादा और दबाव आगे आ गया। इस बीच यूपी सरकार ने मंडियों में बिकने वाले 46 तरह के फल सब्जियों को मंडियों में बेचने की अनिवार्यता और इस पर लगने वाला मंडी शुल्क खत्म कर दिया है। यानी अब किसानों को इन्हें बेचने के लिए मंडी जाने और वहां पर मंडी शुल्क देने की जरूरत नहीं होगी। अब किसानों को केवल 7 सब्जियों पर मंडी टैक्स देना होगा। इसमें आलू, प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन, मिर्च और नींबू शामिल हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के इस कदम से किसानों की आय बढ़ाने और मंडी में भीड़ घटाने में मदद मिलेगी। इसके अलावा मंडी ना जाने पर साग सब्जियों की लोडिंग अनलोडिंग का खर्च भी बचेगा। इतना ही नहीं, किसान बिचौलियों से बचकर अपनी फसल सीधे ग्राहकों तक पहुंचा सकेंगे और अपनी आमदनी बढ़ा पाएंगे। और मंडी टैक्स में जो ये तब्दीलियां की गई हैं, इसके क्या मायने हैं, किसानों पर किस तरह का बोझ बढ़ेगा और सरकार की तरफ से जो ये फैसला है ये कितना उचित या अनुचित है, सब पर बातचीत करते हैं। हमारे साथ किसान नेता रमनदीप सिंह मान फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रमनदीप जी, ये बताएं कि राजस्थान में ये टैक्स लगाया गया है और बोला जा रहा है कि ये किसान कल्याण राहत कोष होगा। कितनी राहत मिलती देखते हैं आप इस टैक्स से? जी देखिए अनिका जी, जो ये ओवर टैक्स इन्होंने लगाया है, तो ये लगाया है कि जो भी एग्रीकल्चर मार्केट के अंदर होगी, जितनी होती है ट्रेडिंग होती है, उसके ऊपर लगाया है। अब जितनी ट्रेडिंग होगी, अगर उसके ऊपर आपने लगा दिया, टैक्स लगा दिया, तो जो आड़ती होते हैं और जो ट्रेडर होते हैं वो अपनी उनके जो उनका हिस्सा है उसके ऊपर तो वो ये अग्नि नहीं देंगे टैक्स। ये आगे फॉरवर्ड हो जाएगा। जो आम जो फार्मर होते हैं जी, किसान होते हैं, ये तो उनके ऊपर ये वो फॉरवर्ड कर देंगे। अल्टीमेटली तो ये फार्मर के ऊपर है टैक्स, जो आम जो है ना किसान, उसके ऊपर है ये टैक्स। तो ये बताएं कि इतना मंडी टैक्स किसान अदा करते हैं इतने सालों से,
जब उनके कल्याण की बात आती है, जैसे इस वक्त हम देख रहे हैं कि गेहूं भीग रहा है मंडियों में जगह जगह, जो तमाम योजनाओं के लिए जो पैसे की जरूरत है उनके राहत के लिए, उनके कल्याण के लिए, क्या उन पर खर्च होता है? जी देखिए, ये कृषि कल्याण तो है, टैक्सेस का नाम तो है कि उनके लिए लिया जा रहा है टैक्स, लेकिन अगर आप जाके एपीएमसी की मंडियां देखोगे जहाँ पे होती है ट्रेडिंग होती है, वहाँ फार्मर्स के लिए तो कोई एमिनिटीज तो है नहीं, कोई सहूलियत नहीं है। तो थोड़ी तो ऐसी एग्रीकल्चर की मंडियां भी है कि ना वहाँ पे कोई इंतजाम ही नहीं होता। तो अगर आप उनसे ये ले रहे हो इतना 2% का टैक्स, तो उस हिसाब से एपीएमसी की मंडियों में या दूसरी मंडियों में जहाँ पे ट्रेडिंग होती है, जहाँ पे फार्मर आता है जी, वहाँ पे उस हिसाब से एमिनिटीज भी तो होनी चाहिए। जी बिल्कुल, सुविधाओं का अभाव है। जी जी जी। ये बताएं कि उत्तर प्रदेश ने दूसरी तरफ ऐसे 46 फल और सब्जियां हैं जिन पर इस टैक्स को खत्म कर दिया है। 2% मंडी टैक्स वहां खत्म करने के बाद ये भी कहा गया है कि जो किसान हैं वो सीधे ग्राहकों तक अपनी सब्जी फल पहुंचा सकते हैं, और इसमें ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है कि 15% जो हैंडलिंग लॉसेस होते हैं कि पहले मंडी में लाओ फिर ट्रांसपोर्टेशन, वो सब भी कम हो जाएगा। मगर आपको लगता है कि इकलौते इस एक फैसले से किसानों को इस वक्त कोई राहत मिल सकेगी? देखिए अनिका जी, एक फैसले से सारी जो इंफ्रास्ट्रक्चर की जो प्रॉब्लम है वो तो एड्रेस नहीं होती, वो तो इलाज उसका है नहीं। लेकिन ये फैसला अच्छा है, लेकिन ये आप ऐसे बोल सकते हो कि ये तो स्टार्टिंग पॉइंट है। अब अगर आपने वाकई में अगर होलिस्टिक इलाज सोचना है, सारी प्रॉब्लम का इलाज सोचना है, तो ये भी सोचना पड़ेगा कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, फार्म टू फोक इंफ्रा जो स्ट्रक्चर है, उसके लिए इन्वेस्टमेंट भी होनी चाहिए। ठीक है, आप जब तक वो इन्वेस्टमेंट नहीं होती उस टाइम तक जो ऐसे जो फैसले हैं उसका आगे कोई ज्यादा इम्पैक्ट नहीं होता। अब अगर कोई फार्मर है, किसान है, अब इन्होंने ये बोल दिया कि अगर कोई होलसेलर है, व्यापारी है, वो सीधा किसान से जाके फसल उठा सकता है जी। अब वो व्यापारी तो किसान के पास जाएगा, फसल उठा लेगा, लेकिन जो उसके जो आगे की जो फॉरवर्ड लिंकेज है उसका भी तो वो कोई इंतजाम होना चाहिए। तो इसके लिए वेयर हाउस होते हैं, स्टोरेज होती है, कोल्ड स्टोरेज होती है, रीफर के ट्रक होते हैं। जब तक ये सारी की सारी जो है ना चेन, इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं होती, यानी कि हर कदम पर एहतियात बरतना होगा। उसमें विकेंद्रीकरण के तहत जिला स्तर पर उस तरह के फैसले लेने पड़ेंगे कि खाली मंडी टैक्स खत्म करने से और सीधा इस तब्दीली से कि सीधे वो ग्राहकों तक बेच सकते हैं किसान, इसके अलावा भी हर कदम पर व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी। इसमें आपने बताया कि जो भी कंपनियां सीधे किसानों से लेंगे, तो इसमें क्या गारंटी है कि वो किसानों को एक्सप्लॉइट नहीं करेंगे? उनसे मान लिया आपने 1 रुपए में लौकी ली और आगे चल के आपने उसको दुगने तिगने भाव में आगे बेच दिया, तो इस पर क्या कोई अंकुश लगाने की कोई योजना होनी चाहिए या नहीं? देखिए अनिका जी, बात तो ये है कि इसके ऊपर तो जो ऐसे जो ऑर्डर आते हैं, इसमें इन ऑर्डर के हिसाब से तो ऐसा वो कोई अंकुश नहीं लगेगा। अंकुश लगाने का इसका ये इलाज है कि सरकार जो फार्मर्स के जो एसपी होते हैं, जिन एसपीओ में फार्मर ये फैसला करते हैं कि हम अगली बार कौन सी सब्जी लगाएंगे, कौन सी फसल लगाएंगे, कौन से आदमी को आगे बेचेंगे, अगर उनको आगे वो जब तक वो एसपीओ आगे नहीं होते उस टाइम तक इस प्रॉब्लम का इलाज तो कुछ मतलब हो नहीं सकता ज्यादा। तो यानी आपका कहना है कि किसानों को ही अपने जो एफपीओज बनाते हैं उसमें बहुत ही अच्छे तरीके से भागीदारी दिखानी होगी, उन फैसलों में खुद ही निर्णायक भूमिका निभानी होगी। जी 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 जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस बातचीत के लिए।
लॉकडाउन में छूट के बावजूद पुलिस किसानों को फल सब्जियां मंडी ले जाने से रोक रही है। इससे परेशान आंध्र प्रदेश के कडप्पा जिले के किसानों ने अपनी साग सब्जियां सड़क पर फेंक कर विरोध जताया। किसानों की शिकायत है कि सरकार साग सब्जियों को बेचने की सुविधाएं नहीं दे रही है और पुलिस भी उन्हें मंडी या बाजार तक जाने से रोकती है। इससे उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। उन्होंने सरकार पर महामारी की मार झेल रहे छोटे किसानों की अनदेखी करने का भी आरोप लगाया है। उत्तर प्रदेश में गेहूं के सरकारी खरीद केंद्र बद इंतजामी के शिकार दिखाई दे रहे हैं। फसलों को बारिश से बचाने के इंतजाम ना होने से किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। ये तस्वीरें लखीमपुर खीरी के राजापुर गांव के अनाज मंडी की हैं। यहां बारिश और ओले गिरने से किसानों का हजारों क्विंटल गेहूं भीग गया। किसानों की शिकायत है कि मौसम खराब होने की आशंका के बावजूद मंडी प्रशासन ने गेहूं को ढकने के लिए तिरपाल का इंतजाम समय रहते नहीं किया। 80 कुंटल गेहूँ है जो बिल्कुल भीग गया है। यहाँ कोई इंतजाम नहीं था ढकने के लिए इसको। ये हमारा है 70 कुंटल भीग गया। अभी क्या उसका गेहूँ का हो रहा है? अभी तो बोली होगी उसी। नहीं तो क्या वही उसी रेट बिक रहा है या कम ज़्यादा बिक रहा है? अभी तो पता नहीं क्या रेट बिकेगा, लगेगा। क्या व्यवस्था है प्रशासन की तरफ से? व्यवस्था अभी कुछ सही तो है नहीं चल रही। इसमें क्या अचानक बारिश आ जाती है तो तिरपाल वगैरह की कोई व्यवस्था नहीं है तिरपाल की। कोई नहीं होती है। बहुत गेहूँ लेके आए थे, बहुत अचानक पानी आ गया, सब बर्बाद हो गए हम लोग। कितना गेहूँ भीग गया होगा? लगभग पूरी मंडी का 5000 कुंटल, मेरा अपना 125 कुंटल। मंडी में इस बदइंतजामी के बारे में जब मंडी प्रशासन से पूछा गया तो वो तस्वीरों में सामने आई हकीकत को झुटलाते नजर आए। एक तरफ जहां वो बोल रहे हैं कि महज कुछ थोड़ी ही क्वांटिटी भीगी है, जबकि तस्वीर में आप देख सकते हैं कि सैकड़ों क्विंटल गेहूं भीगने की गवाही दे रही है। अकस्मात ही ओले और बारिश के साथ आने से तेजी से कुछ गेहूं भीगा है। यद्यपि त्रिपाल डाले गए थे। ये है कि त्रिपाल डाले तो गए थे, लेकिन त्रिपाल क्या कुछ कम है जिससे कई जगह खुला रह गया? जैसा अकस्मात एकदम तेजी से बारिश और ओले पड़ने से जो है कुछ गेहूं जो है कवर नहीं हो पाया, जो भीगा है। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में बेमौसम बारिश और ओलों से प्याज किसानों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। इस बार फसल अच्छी है, लेकिन इसे मौसम की मार से बचाना नामुमकिन बनता जा रहा है। अगर किसान जैसे तैसे इसे बचा भी पा रहे हैं तो लॉकडाउन के चलते सही कीमत पर बेचने में परेशानी आ रही है। प्याज का मौजूदा भाव लागत से बहुत ही कम है, लेकिन किसान सरकार से प्याज की कीमत तय करने और इसे खरीदने की मांग कर रहे हैं। हालांकि अधिकारी इस किसानों को अच्छा भाव मिलने तक इंतजार करने की सलाह दे रहे हैं। बारिश के चलते प्याज की फसल पर प्रभाव भी पड़ा। रोग जो है बहुत ज़्यादा लगा, पछुआ हवा चल नहीं पाई। इन तमाम परेशानियों के बाद हम लोग खेत में प्याज का फसल पैदा कर लिए, कटाई हो गई। अब जो है मजबूरी यह हो गया है कि कोई लेने वाला भी नहीं आ रहा है, कोई लेने वाला भी आ रहा है तो औने पौने दाम में ले रहा है। उत्पादन तो इस साल भी बहुत बेहतर है, लेकिन मौसम बरसात के आने से प्याज नष्ट हो रही है। एक दो पानी अगर और हो गया तो खेत में ही रह जाएगी। क्या रेट चल रहा है? क्या रेट ठीक ठाक मिल रहा है? बेहतर रेट कुछ नहीं मिल रहा है। 700, 800, 900 का रेट मिल रहा है, लागत भी नहीं आ रही है। सरकार से यही अनुरोध है कि हम लोग का उचित दर पर प्याज और जो गेहूं है खरीदने का मतलब ये व्यवस्था करें, तब हम लोग जिएंगे, नहीं तो हम लोग मरने के लिए भी तैयार हैं। भाइयों को हमें बताना चाहूँगा कि उनकी समस्याओं को प्राथमिकता पर है। जिन किसान भाइयों को प्याज तैयार है उसको खोद करके रख लें, और वर्तमान समय में यदि वो दाम से संतुष्ट नहीं है तो प्याज तुरंत खराब होने वाली चीज़ नहीं है। उसको खोद कर सुखा करके किसी छायादार स्थान पर रख लें, और जब उनको उचित मूल्य मिले तब वो मार्केट में बेचें। तो आपने देखा कि किसानों को किस तरह से लॉकडाउन और मौसम की मार से बदहाली झेलनी पड़ रही है। यही वजह है कि किसान संगठन लगातार किसानों को कर्ज मुक्त किए जाने की मांग को उठाए हुए हैं।
राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ ने इस मामले में प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखी है। इसमें किसानों का सारा कर्ज माफ करने और उन्हें स्वामीनाथन आयोग के मुताबिक फसलों का सही न्यूनतम समर्थन मूल्य दिलाने की मांग की है। नाबार्ड के मुताबिक देश के आधे से ज्यादा किसानों पर औसतन 1 लाख रुपए का कर्ज है। और किसान कर्जा मुक्ति के मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं हरियाणा के किसान नेता विकल्प प्रचार जी। विकल्प जी, स्वागत है आपका किसान बुलेटिन में। ये बताइए कि ट्विटर एक्शन के जरिए किसानों ने जिस तरह से अपना रोष जताया वो तो आसान सा लगता है क्योंकि ट्विटर पर है, सोशल मीडिया पर है, लेकिन जमीनी लड़ाई के लिए अब क्या तैयारी करनी होगी? किसानों ने बहुत शानदार प्रदर्शन किया, उसके लिए मैं पूरे भारत के किसानों और धरती पुत्रों का धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने इतनी जबरदस्त मुहिम ट्विटर पर चलाई जिस पर कि बड़े उद्योगपतियों का, राजनेताओं का, अभिनेताओं का कब्जा माना जाता था। उस पर किसान पुत्रों ने लगातार 2 घंटे ट्विटर हैशटैग के ऊपर अपना कब्जा रखा। तो अब जो आप सवाल पूछ रहे हैं जमीनी लड़ाई के लिए, बिल्कुल ये जो रोष किसानों का कल दिखा है उससे किसान बिल्कुल जमीनी लड़ाई के लिए तैयार है और इसके लिए हमें लंबा संघर्ष करना पड़ेगा। पूरे देश में किसानों को जागृत करने के लिए विभिन्न किसान संगठनों को पदयात्राएं भी निकालनी पड़ेगी और इसके लिए किसान पूरी तरह से तैयार है। समय हो सकता है हमें 6 महीने, साल लग जाए, लेकिन लॉकडाउन खुलने के बाद किसानों का संघर्ष या किसानों का जो रोष है वो जमीन के ऊपर आप बाहर देखेंगे। क्या देश के किसान और जो किसान संगठन है वो अब अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए एकजुट हैं? चाहे वो कोई सा भी किसान संगठन है, सभी चाहते हैं कि किसान समृद्ध हो, किसान खुशहाल हो, किसान को फसलों का उचित मूल्य मिले, किसान की कर्जा मुक्ति खत्म हो, किसान कर्जा मुक्त हो, किसान की आत्महत्याओं पर रोक लगे और किसान एक अच्छा जीवन जैसे कि आम शहरी नागरिक जीता है वैसा जीवन जी सके, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सके, अपने परिवार को अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं दे सके। इसके लिए आज देश के किसान संगठनों में जो पहले एक रूपता नहीं आती थी, इस समय या इस वर्ष हम ये देख रहे हैं कोरोना संकट के दौरान या ट्विटर का हैशटैग आंदोलन था कि सभी किसान संगठनों में एकजुटता और एक रूपता आ गई है। किसान के मुद्दों के लिए वो अपने डंडे झंडे छोड़कर एक मंच के लिए तैयार आकर राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलन करने के लिए तैयार है। तो लॉकडाउन के बाद निश्चित तौर पर आप एक बड़े राष्ट्रीय आंदोलन का उदय भारत में देखेगी। ऐसा किसानों का मन और जो लगातार हमारी बातें हो रही है उससे ऐसा लग रहा है कि देश में एक बहुत बड़ा राष्ट्रीय किसान आंदोलन बिल्कुल जमीनी स्तर पर आने के लिए आने को तैयार है और इसके लिए सभी किसान संगठन 100% तैयार है। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। इस मुद्दे पर और ज्यादा बातचीत करते हैं, हमारे साथ किसान नेता अभिमन्यु कोहाड़ जुड़ गए हैं। अभिमन्यु जी, ये बताएं कि किसानों की कर्ज मुक्ति, ये जो इतना बड़ा सोशल मीडिया पर ट्रेंड कराया गया, सबने अपना रोष जताया, पूरे देश से किसानों ने आवाज बुलंद की, एकजुट हुए सोशल मीडिया पर, कितना जरूरी है ये कर्ज मुक्ति? क्या कोई आकलन है कि अगर सरकार किसानों को कर्ज मुक्त कराना चाहे तो कितनी रकम की जरूरत पड़ेगी और किस आधार पर किन किन किसानों का कर्ज माफ होगा, उन्हें कर्ज मुक्ति दी जाएगी? प्राथमिकता किस तरह से तय होगी? अनिका जी, 2018 में नाबार्ड ने अपनी एक रिपोर्ट पब्लिश की थी और उसमें कहा था कि भारत में 52% किसानों के ऊपर कर्ज है और एक किसान के ऊपर एवरेज कर्ज 1 लाख रुपए का है। भारत में टोटल किसान परिवारों की संख्या 13 करोड़ है, यानी भारत के सभी किसानों पे जो टोटल कर्ज है वो लगभग 6.5 लाख करोड़ का है। और किसानों को कर्ज मुक्त किया जाना इसलिए जरूरी है क्योंकि पिछले 20 से 25 साल में 5 लाख से अधिक किसान हमारे देश में आत्महत्या कर चुके हैं और इससे ज्यादा शर्म की बात कोई और हो नहीं सकती कि जो हमारे देश का अन्नदाता है, जो देश की जनता का पेट भरता है, वही कर्ज की समस्या की वजह से फांसी के फंदे को चूम जाता है। इसके अलावा सरकार को यह करना चाहिए कि एक बार सभी किसानों को कर्ज मुक्त कर दिया जाए। हम बार बार कर्ज मुक्त करने की बात नहीं करते हैं, हम कहते हैं एक बार उनको सभी को कर्ज मुक्त कर दिया जाए और ये छोटे किसान बड़े किसान का डिफरेंशिएशन ना किया जाए, क्योंकि समस्या कृषि के मॉडल में है। किसानों की लागत लगातार बढ़ती जा रही है, उनकी आमदनी कम होती जा रही है, तो जो जितना ज्यादा बड़ा किसान है वो कृषि मॉडल में खामियों की वजह से उतना ही अधिक कर्जदार है। इसीलिए एक बार
किसानों को संपूर्ण कर्ज मुक्त कर देना चाहिए। रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने भी पीछे ये बात सामने रखी पुरजोर तरीके से कि 65,000 करोड़ रुपए गरीबों को तुरंत मदद के लिए देने चाहिए, जो कि जीडीपी का थोड़ा ही अंश है। जब कॉर्पोरेट्स के एक तरफ 68,000 करोड़ रुपए जो हैं वो बट्टे खाते में डाले जा सकते हैं, तो फिर किसानों को राहत देने में इतनी आनाकानी क्यों? आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन ने कहा है कि भारत में गरीबों को 65,000 करोड़ रुपया दिया जाए। उसका एक कारण यह है कि जब गरीबों को पैसा दिया जाएगा तो वो पैसा रूरल इकोनॉमी में इंजेक्ट होगा, और जब रूरल इकोनॉमी में पैसा जाएगा तो उसके बाद लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ेगी और उसी के साथ साथ प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ेगी, और जब प्रोडक्ट्स की डिमांड होगी तभी फैक्ट्रियां और कारखाने दोबारा से चल पाएंगे। इसीलिए हम बार बार ये डिमांड कर रहे हैं सरकार के सामने कि किसानों की फसलें सही से खरीदी जाएं, उनका कर्ज मुक्त किया जाए, क्योंकि जब ये चीजें होंगी तो किसानों की परचेजिंग पावर बढ़ेगी, और किसानों की परचेजिंग पावर बढ़ेगी तो उसी के बाद हमारे देश की अर्थव्यवस्था दोबारा से पटरी पे आ पाएगी, क्योंकि हमारे देश की अर्थव्यवस्था आज भी कृषि आधारित और ग्रामीण आधारित अर्थव्यवस्था है। ये बताएं कि राज्य सरकार का जो खजाना है वो दबाव में है। कोरोना के संकट को देखते हुए राज्य सरकारों को जिस तरह से जूझना पड़ रहा है तमाम फ्रंट्स पर, क्या आपको लगता है कि जिस तरह की रकम की जरूरत है कर्ज माफी के लिए, कर्ज मुक्ति के लिए, वो इस वक्त कोरोना के संकट के बीच जुटानी संभव है? अनिका जी, कोरोना वायरस के कारण पैदा हुए वित्तीय संकट के दौरान जब केंद्र सरकार उद्योगपतियों को 1,70,000 करोड़ का राहत पैकेज दे सकती है तो किसानों को कर्ज मुक्त क्यों नहीं कर सकती? और इसके अलावा जब ये वित्तीय संकट नहीं था उस समय भी केंद्र सरकार किसानों को कर्ज मुक्त करने के लिए गंभीर नहीं थी। तो सरकार की नीति से ज्यादा उनकी नीयत पर सवाल खड़े होते हैं। और इस कोरोना वायरस के संकट के दौरान ही जब अमेरिका और जापान जैसे देश अपनी जीडीपी का 10% राहत पैकेज के तौर पर जारी कर सकते हैं, तो हमारे देश में भी अगर मात्र 5% ही जीडीपी का राहत पैकेज के तौर पर जारी कर दिया जाए तो उससे सरकार के पास 10 लाख करोड़ से अधिक की राशि इकट्ठी हो जाएगी। तो ये कोई मुश्किल काम नहीं है, अगर सरकार की नीयत सही हो तो ये संभव है, और धीरे धीरे करके किसानों को कर्ज मुक्त करने की तरफ सरकार द्वारा गंभीर कदम उठाए जाने चाहिए। बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए। हरियाणा सरकार ने धान की खेती की जगह मक्का, दालें और बागवानी फसलें लगाने वाले किसानों को प्रति एकड़ 7,000 रुपए देने का फैसला किया है। बुधवार को सीएम मनोहर लाल खट्टर ने भूजल संरक्षण के लिए मेरा पानी मेरी विरासत योजना की शुरुआत की। किसान धान की जगह मक्का, अरहर, उड़द, ग्वार, कपास, बाजरा, तिल और बैशाखी मूंग लगा सकते हैं। मुख्यमंत्री ने मक्के की बिजाई के लिए कृषि यंत्र मुहैया कराने और ड्रिप इरिगेशन के लिए अनुदान देने का भी ऐलान किया है। हरियाणा के 36 ब्लॉक्स ऐसे हैं जहां पिछले 12 सालों में भूजल दोहन यानी अंडरग्राउंड वाटर की रफ्तार दोगुनी हो गई है। यहां 19 ब्लॉक्स ऐसे हैं जहां भूजल स्तर 40 मीटर से नीचे चला गया है। इसमें 11 ब्लॉक्स में धान की खेती नहीं होती है, लेकिन रतिया, सीवान, गुहला, पीपली, शाहबाद, बबैन, इस्माइलाबाद और सिरसा ऐसे ब्लॉक्स हैं जहां भूजल स्तर 40 मीटर से ज्यादा है। फिर भी यहां पर धान की खेती हो रही है। सरकार ने मेरा पानी मेरी विरासत योजना में इन्हीं ब्लॉक्स को शामिल किया है। इसके अलावा जिन इलाकों में भूजल स्तर 35 मीटर से ज्यादा है, वहां पर पंचायती जमीन पर धान की खेती पर भी सरकार ने रोक लगाई है। घोषणा करते हैं कि 7,000 रुपया प्रति एकड़ ये हम इस सीजन में धान न बोने की एवज में और जो फाइनेंशियल प्रोत्साहन राशि के रूप में ये दिया जाएगा। इसके साथ उनकी प्रोक्योरमेंट, खास करके मक्का और दालें, इनकी प्रोक्योरमेंट ये हम निश्चित रूप से करेंगे, इसकी गारंटी दी जाती है, क्योंकि मक्का इसकी प्रोक्योरमेंट करना आवश्यक है, बड़ी मात्रा में ये होगा। दालें भी बहुत कम मात्रा में होती हैं, जितनी भी होंगी उसकी प्रोक्योरमेंट ये हम अवश्य करेंगे। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, ऐसी अनाउंसमेंटें हरियाणा की सरकार बहुत बार कर चुकी है और बहुत बार करने के बाद वो लागू नहीं किया है। किसानों का विश्वास टूट चुका है इस सरकार से। इन्होंने पिछले साल भी कहा था कि हम 4,000 रुपया देंगे, बीज में सब्सिडी देंगे जो धान नहीं लगाएगा। 7 ब्लॉक पिछले साल चुने थे, वो तो सरकार बाद में बैक मार गई थी और वो उन तक ना तो राहत पहुंची है, ना कोई इंसेंटिव पहुंचा है, ना उनकी एमएसपी पे खरीद हुई है। तो अब सरकार पे कोई विश्वास नहीं करेगा।
और अब बात टिड्डियों की। राजस्थान में टिड्डियों का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। बाड़मेर, जैसलमेर के इलाकों में टिड्डियों का बड़ा झुंड देखा गया है। पंजाब के फाजिल्का इलाके में भी टिड्डियों ने कपास की फसल को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया है। राजस्थान और पंजाब में ये टिड्डियां पाकिस्तान से आ रही हैं, जिसका 38% हिस्सा इनका प्रजनन केंद्र बन गया है। टिड्डियों के इस प्रकोप के पीछे रेगिस्तानी इलाके में बारिश को प्रमुख वजह माना जा रहा है। इस बीच राजस्थान सरकार ने टिड्डियों से निपटने के लिए केंद्र से आर्थिक मदद मांगी है। जब पिछले साल टिड्डों का अटैक हुआ था फसलों पे, तो अधिकारी की बहुत कमी थी, तो उस कमी को पूरा करने के लिए पूर्वी राजस्थान से कृषि अधिकारियों को वहाँ पर नियुक्त किया गया था। तो अब इस समय जब दोबारा टिड्डों का अटैक प्रारंभ हो गया है, तो सरकार को उनको तत्काल नियुक्ति देना चाहिए, ताकि वे किसानों को बता सके कि टिड्डों से फसल को बचाने के क्या उपाय रहेंगे, कौन सी दवाई देना है या किस प्रकार से और कुछ उपाय हम कर सकते हैं। सब्जी, फल और डेयरी किसानों की ही तरह पान किसान भी बेहाल हैं। बाजार में मांग नहीं है, पान खेतों में सड़ता जा रहा है। देखिए ये रिपोर्ट। होठों को सुर्खी देने वाले नाजुक पान की खेती इन दिनों लॉकडाउन की तपिश झेल रही है। पान के किसान चाहे बिहार के हों, मध्य प्रदेश या फिर केरल के, पान का बाजार खत्म होने से ये वक्त सभी के लिए बेहद मुश्किलों भरा है। बहुत डिस्टर्ब हो रहा है काम में, अब उतना माने लेबर भी नहीं मिल रहा है, और पान जो अभी खोटना भी है तो वो नहीं बिक रहा है लॉकडाउन के कारण, तो बहुत लॉस में हम लोग हैं। बेमौसम बारिश और ओलों ने पान की खेती को कम नुकसान नहीं पहुंचाया है, फिर भी किसानों के सामने सुरक्षित बचे पान को बेचकर घर चलाने की उम्मीद भी टूटती जा रही है। इस बार तो भाई साहब काफ़ी दिक्कत हो सामना कर रहा है, इसे कि पान बिक नहीं रहे, गाड़ी जा ही नहीं रही, लॉकडाउन की वजह से पान भी नहीं खुल रहा हो, तो क्या है हमारे ला तो दिक्कत ही दिक्कत है, यही हमारी रोजी रोटी है और यही बिक नहीं रहा हो, क्या बताऊँ क्या कर सके। सरकार कौन मदद नहीं कर रही। 2 साल पहले सर्वे होगा तो कछु नहीं मिलो, चौसिया ना ठंड लग गई थी, ठंड को सर्वे कछु नहीं मिलो, सब चौसिया सब बर्बाद है। सांसद भी आए थे, पत्रकार भी आए थे, सब लोग आए थे। इस संकट से उबरने के लिए किसान अब सरकार से उम्मीद बांधे बैठे हैं। पहले ठंडी की मार में पान खराब हो गया था, जो बचा था वो अब नए पौधे लगाए, तो लॉकडाउन का समय चल रहा है, कोई बाहर भी नहीं निकल रहा है, और ना ही सरकार की तरफ से अनुमति है हम लोगों को, और ना ही मजदूरी कर सकते हैं। पान की खेती में अब पान बाहर जा नहीं रहा है, नुकसान बहुत बड़ा हो चुका है। अभी आंधी तूफान भी आया था तो हमारी पान की फसल नष्ट हो गई, गिर गई, गिरने के कारण पूरी खराब हो चुकी है। पान से होने वाली कमाई पर लॉकडाउन का ग्रहण है। अब सरकार को ही इन किसानों के लिए कुछ करना होगा, वरना किसानों के लिए इस खेती से अपना परिवार पाल पाना भी असंभव हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। खेती किसानी और ग्रामीण भारत की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए स्वराज एक्सप्रेस के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।